अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स। पहले आपको कुछ बातें याद दिला दें कि नर्वस सिस्टम के काम का आगाज़ स्टिमुलस से होता है। स्टिमुलस किसी भी ऐसी चेंज या तब्दीली को कहते थे जो जानदार को जवाब देने पर मजबूर करे और उसको सबसे पहले रिसेप्टर आइडेंटिफाई करके रिसीव करके आगे फॉरवर्ड करता था। तो जो स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करे और रिसीव करे फॉरवर्ड करे उसको रिसेप्टर कहते हैं। इन्हीं रिसेप्टर्स को ट्रांसड्यूसर्स भी कहते थे और ये रिसेप्टर्स ये स्पेशलाइज थे और इसीलिए इनकी टाइप्स भी हुआ करती थी। टाइप्स क्योंकि कोई भी रिसेप्टर किसी भी स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर सकता। दूसरी बात ये बताया था कि ये स्ट्रक्चर के लिहाज से सेल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गन्स भी हो सकते हैं या सेल एंडिंग्स भी हो सकते हैं। अब हम जब पढ़ेंगे तो ये तीनों में फ़र्क हमें समझ में आएगा। बस बुनियादी तौर पर इनका काम क्या है कि ये किसी स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करके रिसीव करके आगे सीएनएस की तरफ कन्वे करते हैं। अब हमारे कोर्स में चंद सिलेक्टिव रिसेप्टर्स का जिक्र है। इनमें सबसे पहले जो रिसेप्टर्स हैं ये कहलाते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को कीमो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। कीमो रिसेप्टर्स क्योंकि ये केमिकल्स को आइडेंटिफाई करके रिसीव करते हैं और ख़ास तौर पर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एयरबोर्न केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। एयरबोर्न केमिकल क्या होते हैं? जो गैस की शक्ल में हो या एयर की शक्ल में हो। लेकिन बुक पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कंफ्यूज नहीं होगा। एयरबोर्न केमिकल भी जब तक ये पानी में पार्शियली या कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। डिसॉल्व इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। मैं क्लियर कर पाया ये बात? यानी ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वो हैं जो हवा में मौजूद केमिकल्स को उस वक्त डिटेक्ट कर सकते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं खुशबू, बदबू या जितने भी स्मेल्स हैं वो। अब इन रिसेप्टर्स की लोकेशन हमारे अंदर कहाँ है? तो ऑन अपर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद है। तो मैं आपको याद दहानी करा दूं नेजल कैविटी किस तरह की है। ये हमारे नॉस्ट्रल्स हैं और ये ओरल कैविटी है, ये नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी के इस जगह ये मौजूद है, यहाँ पर। और यहीं से ऊपर दरअसल ये हड्डी है ना, इसके ऊपर ही ब्रेन का ओल्फैक्टरी लोब मौजूद है। तो इसका मतलब जो ओल्फैक्टरी लोब आपको बताया था कि फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसके आगे ये था, ये बहुत करीब है और यहाँ से यहाँ तक इन्होंने मैसेज भेजना है। ठीक हो गया। अब आपको इनके यहाँ लोकेशन आप ध्यान में रखें। ये नाक के इस हिस्से में जो ब्रेन इधर ऊपर मौजूद है और ये इधर ही मौजूद है। तो हमारी सेंस ऑफ स्मेलिंग इसलिए होती है, इसीलिए कभी आपने फील किया हो तो जब भी हम किसी चीज़ का स्मेल मालूम करना हो तो सक करके अंदर ले जाते हैं, हवा इधर तक पहुंचाते हैं, फिर वो पता चल जाता है कि ये स्मेल कैसी थी। तो इनकी सतह कैसी है ये आपको सबसे पहले समझे। इसका ये हिस्सा है, ये सरफेस है। इस सरफेस में बहुत सारे सेल्स हैं इस तरह से, ये सेंसरी सेल्स के नाम और ये कॉलमनर एपिथेलियम है। अगर आपको याद हो तो कॉलमनर एपिथेलियम कैसे सेल्स को कहते थे? जो लंबे लंबे हैं और साइड बाय साइड अटैच है। और इन कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की लोअर सरफेस यानी इनर साइड पर इस तरह से सीलिया मौजूद है। सीलिया, और सीलिया वैसे तो विजिबल नहीं है, अलबत्ता इन सेल्स के अंदर सेंसरी न्यूरॉन के कनेक्शंस मौजूद हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, और वो सारे सेंसरी न्यूरॉन्स इकट्ठे होकर ओल्फैक्टरी नर्व बनाकर ये ब्रेन तक ले जाते हैं। अच्छा, हुआ क्या है? हमने जब सांस लिया है या किसी चीज़ को सूंघा है
तो हवा अंदर आएगी, उस हवा में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तरह तरह के। वो मॉलिक्यूल नाक के अंदर वाला ये हिस्सा तो गीला है ना, नेजल कैविटी गीली है कि नहीं है, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। उस गीलेपन की वजह से ये सीलिया के थ्रू गीले होकर डिफ्यूज होकर अंदर इन एपिथेलियल सेल्स या सेंसरी सेल में जाएंगे। इन सेल्स के अंदर जाकर ये केमिकल्स इन सेंसरी न्यूरॉन के शुरू में थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का काम करेंगे और उस स्टिमुलस को ऑल्फैक्टरी नर्व ब्रेन के उस मखसूस हिस्से तक ले जाएगी, ऑल्फैक्टरी लोब तक। वो इसको एनालाइज करके बताएगा कि ये स्मेल कैसी है। ठीक हो गया जी, समझ आ गया ना सबको? ये थे जी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। और अब हम आते हैं दूसरे रिसेप्टर्स की तरफ, वो हैं टेस्ट रिसेप्टर्स। टेस्ट रिसेप्टर्स इनको भी कीमो रिसेप्टर्स कहा जा सकता है, लेकिन इनमें और पहले वालों में फर्क ये है कि ये वाटर बॉर्न केमिकल्स हैं। वाटर बॉर्न का मतलब जो पहले से पानी में मिक्स है, तो इसीलिए इसको टेस्ट कहा जाता है। और इनकी लोकेशन कहाँ पर है? दे आर लोकेटेड ऑन द टंग, हमारी जबान में मौजूद है। और हमारी जबान को अगर आप देखें तो नीचे की तरफ ये स्मूथ है, स्मूथ, जबकि ऊपर जो विजिबल सरफेस है वो रफ है। रफ, उस रफ सरफेस को पपीली कहा जाता है। पपीली, एक को पपीला कहते हैं, ई लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है। अच्छा, फर्ज करें ये हमारी जबान है, इस तरह से ये पीछे से अटैच है। आगे ये जो पपीली है या टेस्ट बड्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सबसे पहला हिस्सा ये स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, इसके बाद इसके साइड्स हैं, साइड्स वाले ये सॉल्टी हैं या सॉल्ट या सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करना। इससे पीछे यहां पर ये सोर, और सबसे पीछे ये काफी बड़े बड़े उभरे हुए टेस्ट बड्स हैं, ये बिटर। लेकिन एक और बात याद रखें कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स है, ये ओवरलैपिंग भी करते हैं। मसलन यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैप होगा, इधर भी ओवरलैपिंग होगी, इधर भी ओवरलैपिंग होगी, लेकिन स्ट्रक्चर इन सब की सेम है। अब मैं आपको टंग के ऊपर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल तरीका बताता हूँ। मसलन हमने जबान का कुछ हिस्सा काट के दिखाया, ये सरफेस ऑफ द टंग है। इसमें जिसको पपीली कहा जा रहा था वो इस तरह से है, ये उभार है। इन उभारों को पपीली कहा जाता है या टेस्ट बड्स भी कहते हैं। सबको मिलाकर तो पपीली कहते हैं, एक एक को टेस्ट बड कहते हैं। इसमें एक ओपनिंग है और इसमें दो तरह के सेल्स हैं। सबसे पहले ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, इस तरह से, और इनके बीच में ये सेंसरी सेल्स हैं। इन सेंसरी सेल के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको कहा जाएगा टेस्ट पोर। ये पूरा टेस्ट बड कहलाता है, इसको टेस्ट पोर कहते हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये इस टेस्ट पोर से बाहर निकलेंगे और ये सेंसरी सेल है। इस सेंसरी सेल के अंदर भी सेंसरी न्यूरॉन की सप्लाई मौजूद है। तो जब कोई केमिकल पानी में हल होकर इधर आता है, इस टेस्ट पोर में दाखिल होता है, तो वो सीलिया की मदद से इसको यहाँ अंदर लाया जाता है, डिफ्यूज करके। अंदर आने के बाद वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का काम करेगा और यहाँ पर फिर सेंसरी न्यूरॉन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तब्दील होकर यहाँ से चलेगी और चलते हुए ये नर्व इम्पल्स ब्रेन के उस मखसूस हिस्से तक पहुँचेगी जहाँ इनको एनालाइज करके बता दिया जाएगा। यहाँ से मैसेज आया तो कहा जाएगा ये टेस्ट स्वीट है, साइड से आ गया हो तो साल्टी होगा, इधर से आया हो तो सोर, इधर से आया हो तो बिटर। इस तरह से ये इनका डिटेक्शन होगा। अब इसको एक और एंगल से देखें।
ये जो कीमो रिसेप्टर्स नाक और मुंह के अंदर क्यों रखे गए? तो इनका प्राइमरी फंक्शन सिलेक्शन ऑफ फूड है। खुराक को हम देखकर, छूकर और मुख्तलिफ तरह के टेस्ट करने के बाद जो आखिरी टेस्ट होता है वो जायके के जरिए होता है। इन सब टेस्ट पर कामयाब होने वाले खुराक को हम मुंह में रखकर फाइनल टेस्ट करते हैं। अगर जायका हमारी पसंद का हुआ तो हम कंटिन्यू करते हैं, खाते हैं। अगर वो हमारे उसके मेयार के मुताबिक नहीं होते, यहाँ से भी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो दे हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ फूड, ये प्राइमरी फंक्शन है। और इसका मतलब ये हुआ कि इनके ज़रिए हम अपने जिस्म के लिए कौन से खुराक मुफीद है, कौन से नुकसानदेह है, उसका पता चलाते हैं। इसके बाद है सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ स्किन। ह्यूमन स्किन को भी एक सेंस ऑर्गन समझा जाता है, ये बहुत बड़ा है। और एक और छोटा सा नुक्ता आपको याद दिला दें, आम तौर पर लोग कितने सेंसेस के कायल हैं? 5 सेंसेस कहते हैं ना, टच, स्मेल, टेस्ट, विजन, हियरिंग वगैरह। लेकिन अब पता चला है कि ये टेस्ट सिर्फ 5 नहीं है, इनकी तादाद कोई 12 से ज़्यादा है। बहुत सारे सेंसेस हैं। स्किन, अकेले स्किन में ही 5 सेंसेस मौजूद हैं। यहाँ कौन से सेंसेस हैं? टच, प्रेशर, पेन एक कैटेगरी ये है, हीट और कोल्ड एक कैटेगरी की ये है। टच, पेन, प्रेशर, इनको मैकेनिकल रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, मैकेनिकल रिसेप्टर्स। और हीट और कोल्ड को थर्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है, थर्मो रिसेप्टर्स। ये सारे स्किन में है। सबसे पहले आपको टच, प्रेशर और पेन में फर्क बताता हूं। ये फर्क समझ लें तो हमें समझ में आएगा आगे क्या किस तरह। फर्ज करें ये एक सेल है, तवज्जो है ना मेरी तरफ। इस सेल में कोई चीज जस्ट इन कांटेक्ट आती है, और इन कांटेक्ट इस तरह से आती है कि सेल ना डी शेप होता है, ना सेल को कोई नुकसान पहुंचता है, ना इससे कोई सिक्रीशन निकलती है। इसको कहते हैं टच। अगर टच होने वाली चीज इस सेल को थोड़ा सा डी शेप कर दे, इसको कहते हैं प्रेशर। और अगर कोई चीज इतनी गहरी हो कि सेल को या तो रप्चर करे, और रप्चर होने की सूरत में सेल के अंदर की कोई सिक्रीशन बाहर आ जाए, या सेल डी शेप, बहुत ज्यादा डी शेप हो जाए इतना, और इसके नतीजे में भी सेल अंदर से कोई चीज सिक्रीट करे, तब इसको कहा जाता है पेन। तो जस्ट इन कांटेक्ट को टच, डी शेप करने को प्रेशर, और सेल उसके इन कांटेक्ट आने की वजह से सिक्रीशन करे तो उसको कहते हैं पेन। इन सब के रिसेप्टर्स स्किन में, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्किन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अब आपको बताते हैं ये किस तरह से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्किन की कितनी लेयर्स हैं। 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है स्किन। ये है एपिडर्मिस। बुक में 3 डायमेंशनल शेप है, मैं इसकी 2 डायमेंशनल शेप बना। एपिडर्मिस के बाद जो सबसे बड़ा पार्ट है स्किन का, एक्चुअल स्किन जो है ये डर्मिस है, डर्मिस। और सबसे अंदर बहुत छोटी सी लेयर है, इसको कहा जाता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब यहां से अंदाजा लगा लें, एक्चुअल स्किन है डर्मिस, एपिडर्मिस का मतलब है डर्मिस के ऊपर वाली सतह, और हाइपोडर्मिस का मतलब है डर्मिस के नीचे वाली सतह। ये जो हाइपोडर्मिस है, इसमें ज्यादातर खून की नालियां हैं, चर्बी है बहुत ज्यादा। जबकि ऊपर वाले जो एपिडर्मिस है, इसमें कई लेयर्स पर तो डेड सेल्स हैं, केराटिन है, हेयर फॉलिकल्स वगैरह है। अलबत्ता हेयर फॉलिकल्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ये इस तरह से हेयर फॉलिकल है और ये बाहर निकला हुआ है। इसी तरह यहाँ स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनकी अपनी ओपनिंग्स हैं, उन तक हम नहीं जाते हैं। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स किस तरह से हैं।
सबसे पहला रिसेप्टर यहाँ पर है जो फ्री नर्व एंडिंग्स कहलाते हैं। मैंने शुरू में आपसे कहा था ना, रिसेप्टर या सेल होता है या ऑर्गन होता है या सेल एंडिंग होती है। ये सेल एंडिंग है, इसको कहते हैं फ्री नर्व एंडिंग या सेल एंडिंग। तो यहाँ से हमें क्या नजर आ रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की शाखाएं हैं और ये टच के लिए भी हैं, कुछ प्रेशर के लिए भी हैं, कुछ पेन के लिए भी है, यहाँ मौजूद है। अच्छा, दूसरे कुछ सेल्स ऐसे हैं, फर्ज करें ये न्यूरॉन है और उस न्यूरॉन के ये ब्रांचेस हैं डेंड्राइट के, सेंसरी न्यूरॉन होंगे ना, तो इनको इस तरह से कवर किया गया है। कवर करने का मतलब क्या है, इसकी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम कर दिया है। ये दो तरह के हैं शुरू में, यहां जो डर्मिस में पाए जाएंगे। एक कहलाते हैं मेसनर्स कॉर्पसल्स और दूसरे कहलाते हैं क्रॉस ऑर्गन्स या क्रॉस कॉर्पसल्स। दूसरे फ्री नर्व एंडिंग्स हैं और तीसरे यहां पर कुछ मौजूद हैं, ये भी नोक वाले हैं और कुछ यहां मौजूद हैं। पेसिनियन कॉर्पसल्स ये हैं, पेसिनियन कॉर्पसल्स ये प्रेशर के लिए है और यहाँ जो ऊपर है उनको नोसिसेप्टर्स कहा जाता है। नोसिसेप्टर्स ये है पेन के लिए। इसके बाद यहाँ पर ये सारे मैकेनोरिसेप्टर्स हो गए। इसी तरह के कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, शक्लों में फर्क है ये इस तरह से। इनमें से एक है रूफिनीस कॉर्पसल्स, ये गालिबन हीट के लिए। और इसी तरह एक और इधर फैला हुआ है, ये भी नोब लाइक है, क्राउस कोल्ड के लिए है जी, थैंक यू। ये इस तरह से आपको अंदाजा हो गया कि 5 तरह के रिसेप्टर तो स्किन में हैं। बाकी सारे रिसेप्टर जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं वो सारे मिलकर कुछ 12 अक़साम बनती हैं। तो स्किन हम कह सकते हैं हमारे जिस्म का सबसे बड़ा सेंसर है। यहाँ पर 2 बातें और हैं। ये जो मेसनर कॉर्पसल्स, ये जो मर्कल डिस्क हैं, ये सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, इनके लिए एक नुक्ता याद रखें, जिस्म के हेयरलेस पार्ट्स में। हेयरलेस पार्ट कौन है, होंठ, यहाँ ज्यादा है, पाम, हथेली और फिंगर टिप्स पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इसीलिए किसी चीज को टच करके मालूम करना हो तो हम फिंगर टिप्स के जरिए करते हैं। इसी तरह सोल ऑफ फुट, तो आप जरा गौर करें, ये सब वो चीजें हैं जिन्होंने हमें आगाह करना है कि हम कहाँ पैर रख रहे हैं, कहाँ हाथ रख रहे हैं और क्या खा रहे हैं, ये सब काम करने के लिए। इसी तरह जो कोल्ड रिसेप्टर और हीट रिसेप्टर्स हैं, ये भी तादाद में बराबर नहीं है। ये जिस्म में पूरी स्किन में हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर हीट रिसेप्टर ज़्यादा है, बाज़ जगहों पर कोल्ड रिसेप्टर। लेकिन ओवरऑल हीट रिसेप्टर के मुकाबले में कोल्ड रिसेप्टर्स की तादाद तकरीबन 27% ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें सर्दी बहुत जल्दी लगती है, गर्मी बहुत लेट हम महसूस कर सकते हैं। तो ये था जी स्किन का जिक्र। इसके साथ ही सेंस ऑर्गन वाला मसला कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है ड्रग्स की। तो सबसे पहले ड्रग्स, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ड्रग्स किसे कहते हैं? द केमिकल्स which alter the body condition, यानी वो केमिकल्स जो बॉडी की कंडीशन को आल्टर करते हैं, तब्दील करते हैं, उनको ड्रग्स कहा जाता है। और ये ड्रग्स 2 तरह के, कुछ को कहते हैं मेडिसिनल ड्रग्स और कुछ को कहा जाता है एडिक्टिव ड्रग्स। मेडिसिनल कौन से हैं? जो दवाई के लिए इस्तेमाल किए गए। इसका मतलब ये हुआ है, पहले ये मसला जरा समझ लें। ड्रग्स अल्टर द करंट कंडीशन ऑफ बॉडी का क्या मतलब है? अगर हम किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो ये हमें ठीक करेंगे, अगर हम ठीक हालत में हैं और ये ले लेंगे तो ये हमें एक तरह से बीमार करेंगे या एबनॉर्मल बनाएंगे। ये इनका खास वो है।
लेकिन जिसको मेडिसिनल ड्रग्स कहा जाता है ये बीमारी की सूरत में इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो एडिक्टिव है ये प्लेजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नशे के लिए। इन मेडिसिनल ड्रग्स में भी सबसे बड़ी जो टाइप है उसको कहा जाता है नारकोटिक्स। अब ये नारकोटिक्स एडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन के लिए ये भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नारकोटिक एक खास कैटेगरी है ड्रग्स। ये क्या करते हैं, दे आर एक्चुअली पेन किलर्स। अब जरा यहाँ गौर करें, पेन किलर अगर हम इलाज के ले रहे हैं तो मेडिसिनल ड्रग कहलाएगा, अगर हम वैसे प्लेजर के लिए ले रहे हैं या आदी होकर ले रहे हैं तो ये एडिक्टिव नारकोटिक्स कहलाएंगे। तो इसमें ये पेन किलिंग कैसे करते हैं इसका मैकेनिज्म भी पहले समझ। एक दफा फिर वो सेंसिटिविटी वाला मामला हम यहाँ रख लेते हैं। ये फर्ज करें एक रिसेप्टर है, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर आया है और इसने किसके हवाले किया है, इंटर न्यूरॉन के हवाले किया है। इंटर न्यूरॉन ने इसको क्या किया है, आगे मोटर के हवाले किया है, मोटर ने इफेक्टर तक ये पहुंचाया है। फर्ज करें ये एक ऑर्गन था या स्किन थी, फर्ज करें इधर कोई चीज शिद्दत से लगी, पेन रिसेप्टर ने ये रिसीव करके इधर भेजा, यहां मुंतकिल किया जाएगा तो ये फैसला करेगा कि ये पेन है, प्रेशर है या टच है। लेकिन अगर यहां से मुंतकिल नहीं हुआ तो क्या होगा, पेन तो अपनी जगह है लेकिन महसूस नहीं होता, तो पेन किलर उसको कहते हैं जो मैसेज को, यानी ऐसे मेडिसिन हैं जो यहां आकर साइनेप्स में इनहिबिटरी रोल प्ले करते हैं। ये साइनेप्स में यहाँ वाले पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स थे ना, उनको ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, मैसेज नहीं चलता तो हमें दर्द का एहसास नहीं। तो पेन किलर का मफहूम ये है, काम करने का तरीका ये है, इसी को आप ध्यान में रखें। अब मैं आपसे ये कह रहा था, वो नारकोटिक्स जो अगर मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाए तो इनको कहा जाता है पेन किलर्स, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा किया जाए तो हमारा जिस्म इनका आदी हो जाए। जब इसके आदी हो जाए तो अब वो एडिक्शन कहलाएंगे। तो पेन किलर को मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त है, लेकिन एडिक्शन के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उससे एक और मसला पैदा होता है। वो मसला क्या है, यहाँ जो ओरिजिनल न्यूरोट्रांसमीटर था ये पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। यानी आपने एक असली चीज को रिप्लेस करके एक नकली चीज का आदी बना लिया अपने जिस्म को। तो आपका जिस्म जब तक सुकून नहीं पाएगा तब तक सुकून नहीं पाएगा जब तक ये आर्टिफिशियल चीज नहीं लेता है। इसी तरह इनकी मिकदार अगर जिस्म में बढ़ जाए तो हमारा ब्रेन खुद भी एक पेन किलर प्रोड्यूस करता है जिसको एंडोर्फिन कहते हैं। अगर हम बाहर से पेन किलर ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, इस एंडोर्फिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो क्या होगा, हम ओरिजिनल जो पेन किलिंग सिस्टम बना हुआ था उससे महरूम होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एडिक्टिव ड्रग्स जितने ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। वक्त के साथ साथ हम टॉलरेंस का शिकार हो जाएंगे। आगे फिर डिस्कस करेंगे हम। ड्रग टॉलरेंस का मतलब ये है कि आप पहले जितनी क्वांटिटी से महसूस हो रहे थे या उससे आपका मसला हल हो रहा था, अब उस क्वांटिटी से वो प्लेजर, वो इफेक्ट नहीं मिल रहा, तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि सेम इफेक्ट आप हासिल कर सकें। इसको ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। अब यहाँ जो नारकोटिक्स हैं उनमें से चंद को हमें डिस्कस करना है। इनमें से एक है हेरोइन। हेरोइन को समझा जाता है कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर है और इसको डेवलप्ड कंट्रीज में जो बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं उसमें अब भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव भी है। कहते हैं कि एक दफ़ा जिसने इस्तेमाल किया एडिक्शन का शिकार होता है। जब आप इसको पहले दफ़ा यूज़ करते हैं तो बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। मसलन सबसे पहले नाउजिया, चक्कर आने लगता है, वॉमिटिंग हो जाती है, बुखार होने लगता है, सैडनेस। और इसका सबसे बड़ा मसला यह है कि इट डिप्रेसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ये प्रॉपर फंक्शन से रोकता है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसकी वजह से मौत हो जाती है। तो यूँ समझो इस नशे का शिकार विद इन अ ईयर और फ्यू ईयर्स उसकी मौत लाजमी है। तो इसलिए सबसे खतरनाक नारकोटिक्स और एडिक्टिव नारकोटिक ये है हेरोइन। दूसरा है कैनाबिस, चर्स जिसको कहते हैं। चर्स एक पौधे से मिलता है, हेम्प, या इसको कहते हैं कैनाबिस सटाइवा। इंडियन हेम्प भी कहते हैं, काली हेम्प भी कहते हैं, इसको हशीश भी कहते हैं, चर्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से। ये काफ़ी बड़ा पौधा है और उसके लीफ को, इसके फूलों को सुखाकर मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इवन इसके सीड से भी नशा मिलता है। लेकिन जब ये सूख एक काश्त भी होता है, ये काश्त इसलिए कि इसके तने से फाइबर मिलता है, उस फाइबर से मुख्तलिफ तरह की रस्सियाँ और बाज़ औक़ात कपड़े तक भी बनते हैं, इसलिए भी उगाते हैं। लेकिन फ्लावर, लीफ और यंग स्टेम को सुखाकर इसको फिर कैनाबिस या चर्स में तब्दील किया जाता है। चर्स की वजह से शुरू में यूफोरिया होता है। पहले ये समझ लें यूफोरिया क्या है। यूफोरिया हेरोइन से नहीं होती। यूफोरिया का मतलब है कि आदमी की जो शख्सियत है उससे बहुत डिफरेंट समझने लगता है, या इसको मैं यूँ कह लूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटमेंट। यानी हेरोइन और चर्स दोनों में कॉमन बात यह है, जब इसका नशा कर लेता है इंसान तो उस वक्त बेतहाशा खुश होता है और वो अपने आप को दुनिया का बहुत बड़ा आदमी समझने लगता है। जब ये फीलिंग आ जाएगी तो आदमी बार बार वही फील करने की कोशिश करेगा, फिर डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से यूफोरिया तो हो जाता है, अगर डोज ज़्यादा हो गया, नशा ज़्यादा हो जाए तो फिर हो जाता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन को आम फहम ज़बान में मैं कह सकता हूँ वहम में क्या हो रहा है, जो हकीकत में नहीं है वो नज़र आता है आपको। और ये हेलुसिनेशन चर्च के बगैर हाइट्स पर भी हो सकता है। जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाती है तो आदमी को अजीब गरीब चीज़ें नज़र आती हैं। कभी इंसान नज़र आता है, कभी जानवर नज़र आते हैं, कभी केटों के ऊपर ट्रैफिक चलता हुआ नज़र आता है। तो ये हेलुसिनेशन है। चर्च पीने में अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो हेलुसिनेशन होगी, वॉमिटिंग होगी, नाज़िया होगा और अजीब गरीब कंडीशंस, इसमें बेहोशी भी हो सकती है। लेकिन रफ्ता रफ्ता इसके असरात इतने ख़तरनाक हैं कि जब लोग इसके आदी हो जाएं तो फिर कई मसाइल पैदा होते हैं। मसलन ओबेसिटी हो जाएगी, जो खुराक सही खाएगा चर्च पिएगा ओबेसिटी हो जाएगी, और स्पर्म प्रोडक्शन की सलाहियत भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए इससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता बाज़ माशरों में ये बहुत आम है, लेकिन याद रखना हर नशे के साथ खुराक बेहतर हो तो कुछ अर्सा चल सकता है, वरना ये सारे नशे बंदे को सुखा देते हैं।